कैसे हैं आप सब। मैं दीपक शर्मा, फाउंडर कैलक्यूटेक्स, योर जीएसटी कोच एंड योर बिजनेस कंसल्टेंट। हमारे कैलक्यूटेक्स के पेज पे आप सबों का स्वागत है। ये हमारा कैलक्यूटेक्स का पहला वीडियो है, बट सर वीडियोस हमेशा आते रहेंगे। ये हमारा पहला वीडियो है, इसीलिए हमारे वीडियो को प्यार दें और आप सबों से ये रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने वेल नोन्स के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि जितनी भी अपडेट्स आनी है आज के बाद से आप किसी भी टैक्स पेयर को ये मिस नहीं होगी हमारे इस पेज को लाइक या सब्सक्राइब करने के बाद। क्योंकि मैं फाउंडर ऑफ कैलक्यूटेक्स दीपक शर्मा इस बात की एश्योरिटी देता हूँ कि मैं पर्सनली इस चैनल को हैंडल करूँगा और हमारी टीम से जो भी सपोर्ट है, हमारी टीम मेंबर्स का जो सपोर्ट है, उस टीम मेंबर्स के सपोर्ट के अलावा मैं आप लोगों से सबके साथ कनेक्ट रहूँगा हमेशा। तो आइए अब हम भरते हैं हमारे यूट्यूब चैनल। वेलकम अगेन टू आवर व्यूअर्स। ये हमारा वीडियो का दूसरा फेज़ है। मैं इस फेज़ को रिटर्न में इसलिए लिख रहा हूँ कि वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल होता है पिछले फेज़ों से। आइए हम लोग जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं ना, उस टॉपिक का नाम है द लास्ट रिटर्न। ये जो वर्ड मैंने यूज़ किया है ना, द लास्ट रिटर्न, ये किसी हॉलीवुड मूवी से इंटरप्रिटेट होके नहीं आया है। ये वर्ड मैं इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि जिस टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम हम लोग फुल स्टॉप रिटर्न भी दे सकते हैं, क्योंकि आपके पूरे फिनेंशियल के डाटा पे लग जाता है फुल स्टॉप। ये होता है हमारा लास्ट रिटर्न। हमने पूरे फिनेंशियल में जो भी ट्रांजैक्शंस किया 31 मार्च को लाके हमें लगा देना होता है वहाँ पे फुल स्टॉप। इसीलिए अगर फुल स्टॉप लग गया तो भाई साहब क्वेश्चन मार्क के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। इसीलिए प्लीज़ ये हमारे पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। कोई भी ऐसा एरर जो भी आपके पूरे फिनेंशियल में आपने कर लिया हो उसे सही करने का ये बहुत गोल्डन चांस है। प्लीज़ इस टाइप के एरर को मार्च के रिटर्न में सॉल्व कर लें। हम लोग पूरे वीडियो में इसी बात पर डिस्कस करने वाले हैं कि मार्च के रिटर्न में हम कैसे सॉल्व करें। एक बात का ध्यान रखिएगा आप लोगों कि ये हमारे पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, पर ये लास्ट अपॉर्चुनिटी नहीं है। हम लोग सितंबर तक में इसे अमेंड कर सकते थे। सितंबर तक का हमारे पास टाइम होता है, किसी भी रिटर्न को फिनेंशियल ईयर के हम अमेंड कर सकते हैं सितंबर या फिर एनुअल रिटर्न, विच एवर इज़ अर्लीस्ट। पर उसका इम्पैक्ट दोनों सालों पे पड़ता है। जिस साल में हम लोग अमेंड करते हैं उस साल पे भी पड़ता है और जिस साल के लिए अमेंड कर रहे हैं उस साल पे भी पड़ता है। तो 2 साल के लफड़े से बाहर निकलें और इसी साल के लास्ट रिटर्न में हम कर लें पूरे अपना हिसाब किताब रफा दफा। पर एक बात को फिर से ध्यान रखिए कि मार्च के रिटर्न को बहुत सोच समझ के फाइल करने की दरकार है अपने को, क्योंकि मार्च का रिटर्न बहुत ही इंपॉर्टेंट रिटर्न है। क्योंकि इसमें जो भी एरर्स हैं उसको हम लोग पकड़ सकते हैं, उसे हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो आइडेंटिफाई करने के लिए 5 तरीके हैं। मैं उन 5 तरीक़ों पे इस पूरे वीडियो में बात करूंगा कि वो कौन कौन से 5 तरीके हैं, वो कौन कौन से 5 पॉइंट्स हैं जो हमें बहुत केयरफुली ध्यान रखने हैं मार्च की रिटर्न फाइल करने से पहले। ये 5 पॉइंट आपके लिए बहुत बेनिफिशियरी साबित हो सकते हैं। इसलिए मैं फिर से कह रहा हूँ कि मार्च की रिटर्न में अपनी गलतियों को बहुत हद तक, इनफैक्ट 99% तक आप मिनिमाइज़ कर सकते हैं। मोर देन 99% भी आप मिनिमाइज़ कर सकते हैं। 100% तक भी आपकी ये रिटर्न करेक्ट हो सकती है, आपके पूरे फिनेंशियल के डाटा को करेक्ट कर सकती है। इसीलिए वीडियो पे लास्ट तक बने रहें और हमारे यूट्यूब चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने वेल नोन्स के साथ इसे सपोर्ट करें। मैं आप सबों को एक बात बता दूं कि मार्च का जो रिटर्न फाइलिंग स्टेटस है, 50% आदमी ने अभी तक अपना मार्च का रिटर्न फाइल नहीं किया है। इस लॉकडाउन के वजह से 50% आदमी ने मार्च का रिटर्न फाइल नहीं किया है। कंप्लीट बहुतों ने अपना रिटर्न करके रखा है। इसीलिए मैं आप सबों को भी बोलता हूं जिन्होंने अभी तक कंप्लीट तक नहीं किया है, अपने मार्च के रिटर्न को कंप्लीट कैसे करें। क्योंकि ट्रांजैक्शंस और गलती तभी पता चलेगी हमें कि जब हम अपने मार्च तक के 31 मार्च तक के डाटा को अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं। अच्छे से कंप्लीट करने का मतलब ये होता है कि मार्च 31 तक हमने जो भी ट्रांजैक्शंस किया, जो भी इवेंट्स हमारे बिज़नेस में हुआ, जो भी हमारे बिज़नेस का फिनेंशियल डाटा है, जैसे कि परचेज़ हो गया, सेल्स हो गया, एक्सपेंसेस हो गए एंड ऑल टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस, बैंक्स हो गए, जो भी हो गए, हमें उसका एक एक्युमुलेशन शीट बनाना है कि हमने कितना अभी तक वो किया। उसका अप टू डेट डाटा हमारे पास अवेलेबल होना चाहिए, क्योंकि डाटा अवेलेबल नहीं हुआ तो हम गलतियों को नहीं पकड़ पाएंगे। इसीलिए सबसे पहले हम अपने बुक्स को फाइनल करें अपना बेस्ट देके कि हम जितना बेस्ट दे सकते हैं अपना 100% दें अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को फाइनल करने में। क्योंकि अगर आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को फाइनल करने में अपना 100% दे देते हैं तो गलती होने की चांसेस हो जाती है 0%। ऑब्वियस सी बात है, अगर किसी भी
पे आप 100% अपना कंसंट्रेशन 100% अपना एफ़र्ट देंगे तो वहाँ पे चांसेस 0% होनी है। आप देखिएगा मेरा पेन यहाँ पर रुक गया है, मैंने जानबूझ के रोका है इस बात को ध्यान रखते हुए कि अपना डाटा कंप्लीट तो करें बट फाइल ना करें। फाइल तब करें जब रिकंसाइल करें। रिकंसाइल कैसे करें? मैं फिर से बता रहा हूँ कि रिकंसाइल को 5 पार्ट में बांटें। इस 5 पार्ट में रिकंसाइलेशन को बांटें और वीडियो पे लास्ट तक बने रहें, जो इस 5 पॉइंट पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जहाँ पे हमारा बिज़नेस एग्जिस्ट करता है, 5 पॉइंट का सबसे पहला पॉइंट जो हमारे बिज़नेस का बेस पॉइंट होता है, हमारे बिज़नेस का एक आईना कह सकते हैं आपके बिज़नेस का, जिसे हम कहते हैं टर्नओवर रिकंसिलिएशन। भाई साहब, ये आपके बिज़नेस का नींव होता है, इसे रिकंसिलिएशन करने की बहुत दरकार है। सबसे पहला रिकंसिलिएशन इसे करें जो है उसका नाम बहुत ही डेंजरस है, जिसे कहते हैं ई-वे बिल रिकंसिलिएशन। आप लोग सोच रहे होंगे सबसे पहले सर ने ई-वे बिल्स के साथ रिकंसिलिएशन क्यों बताया, क्योंकि ये एक ऐसा रिकंसिलिएशन है जिसे हम भले इग्नोर कर दें, डिपार्टमेंट सबसे पहले इसी को कंसीडर करती है। इसीलिए मैं ब्रैकेट में लिख भी रहा हूँ कि इसको कभी हल्के में मत लेना, क्योंकि डिपार्टमेंट ऑन अ सिंगल क्लिक आपको प्रोवाइड कर सकती है सारे डेटा जो आपने छोड़े हैं या आपने क्लेम किए हैं। दूसरा रिकंसिलिएशन है हमारे 3B के सेल्स को GSTR 1 के सेल्स के साथ करें, पूरी एक रुपया मैच करें। दूसरा रिकंसिलिएशन करें हमारा B2B के सेल्स और B2C के सेल्स बाइफर्केशन के साथ। ध्यान रखें, जब हम एनुअल रिटर्न फाइल कर रहे थे तो हमें गलतियां और हमारे एरर्स को बहुत फेस करना पड़ा था। वो एरर हमें फेस ना करना पड़े, अभी का भी सुधार डालो सबको। डेबिट नोट क्रेडिट नोट के साथ भी हमारा बाइफर्केशन अच्छे से करें और रिकंसिलिएशन करें। इस दोनों रिकंसिलिएशन के बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिकंसिलिएशन आता है बैंक स्टेटमेंट के साथ हमारा रिकंसिलिएशन करना। बैंक स्टेटमेंट के साथ रिकंसिलिएशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ये इसका वैल्यू आप इनकम टैक्स में इस बात को अच्छे से ध्यान में रखते होंगे कि हमारे बैंक में जस्ट लाइक जितना कैश डिपॉजिट है वो कैश रिफ्लेक्ट कहाँ से हो रहा है, उस कैश का ओरिएंटेशन कहाँ से आ रहा है, वो कैश जनरेट कहाँ से हो रहा है। इट मीन्स टू जितना हमने कैश डिपॉजिट बैंक में किया उसके अकॉर्डिंगली हमने सेल्स कितना दिखाया। तो इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान में रखेंगे कि हमने जितना कैश सेल्स किया उसके अकॉर्डिंग हमने कैश सेल्स दिखाया नहीं। इन तीनों रिकंसिलिएशंस के बाद हमारे पास एक रिज़ल्ट आता है कि हमने क्या एरर्स की। क्या तो हमने सेल्स कम दिखाया या ज़्यादा दिखाया। अगर कम दिखाया या ज़्यादा दिखाया तो मार्च के रिटर्न में उसे सही करें। ध्यान रखें, ई-वे बिल्स 3B = GSTR 1 होना चाहिए और तीनों गलती को उभार के लाने वाला हमारा बैंक स्टेटमेंट, इसको रिकंसाइल करें, टर्नओवर रिकंसाइल हो जाएगा। दूसरा सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिकंसिलिएशन, अगर टर्नओवर हुआ है इट मीन्स सेल्स हुई है। अगर सेल्स हुई है तो परचेज़ तो होनी है भाई साहब। परचेज़ होनी है तो परचेज़ से तो ही ITC से लेके आपका सारा टैक्स, रेज़मी टैक्स, इन्वेंशन, जितने भी वर्ड्स हैं यहीं से क्रिएट होते हैं परचेज से लेके। तो नेट परचेज रिकंसिलिएशन करें, नेट परचेज = परचेज माइनस परचेज रिटर्न्स। तो परचेज रिकंसिलिएशन कैसे करें? सबसे पहले परचेज रिकंसिलिएशन को भी ई-वे बिल्स के साथ करें। ये ज़रूरी नहीं कि सारे परचेज आपके ई-वे बिल पर रिफ्लेक्ट करें, पर जो करें उसे आप रिकंसाइल करें, क्योंकि 1 लाख की लिमिट है हमारे स्टेट में। जिस भी स्टेट में जो भी थ्रेशोल्ड लिमिट है उस लिमिट के हिसाब से जो भी उस लिमिट से ऊपर की बिल है वो ज़रूर ई-वे बिल पे शो करेगी। अगर नहीं करती है तो अपने इनवॉइस के साथ उसे चेक करें। उसके बाद आपके पास जो इनवॉइस अवेलेबल है और आपने बैंक अकाउंट से जो अपने पेमेंट कर रखा है उसको रिकंसाइल करें। बहुत बार ऐसा होता है कि हमने अपने बैंक अकाउंट से पेमेंट कर दिया हो और हमने परचेज बुक ना किया हो अभी तक, और वो हमारे 2A पे भी ना शो कर रहा हो। दूसरा सबसे बड़ा, अगर हमने इस दोनों स्टेट रिकंसाइलेशन कर लिया तो क्रेडिटर्स के पार्टी स्टेटमेंट के साथ भी रिकंसाइल करें, कि बहुत सारे ऐसे हो सकते हैं कि परचेज हमने छोड़ दिए हो और क्रेडिटर्स ने उसे दिखाया हो, तो हमें वहाँ रेक्टिफाई कर लें। दूसरा टर्म हमारा, हम कभी कभी अपने एक्सपेंसेस को अपना परचेज ट्रीट कर बैठते हैं और ये हमारे लिए बहुत गलती का सबब हो सकता है। इसीलिए इन दोनों रिकंसिलिएशन को, इन तीनों रिकंसिलिएशन को सही करें। अगर कोई भी गलती होती है तो आप
उसे वहीं सही करें। दूसरा मैं कह रहा हूँ 2A के साथ रिकन्सिलिएशन का। 2A के साथ रिकन्सिलिएशन इसलिए पॉसिबल भी बहुत हद तक नहीं हो सकता है कि बहुत सारे आपके सप्लायर ने अभी तक अपलोड किया हो या ना किया हो, इसलिए 2A के रिकन्सिलिएशन को आप ITC रिकन्सिलिएशन के भरोसे छोड़ सकते हैं। ये जो दिमाग की बत्ती को जलने वाला बल्ब मैंने बनाया है ना, आप सभी समझ गए होंगे कि मैं किस टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ। जी दोस्तों, ITC रिकन्सिलिएशन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिकन्सिलिएशन, जिस पे 90% ऑफ ऑफिसर्स काम करते हैं। ये आपके GST का सबसे इम्पॉर्टेंट रिकन्सिलिएशन है कि आपको ITC लेना कब था, लिया कब। ये सबसे बड़ा ITC रिकन्सिलिएशन का एक पार्ट होता है कि आपको लेना कब था, कैसे लिया, कब लिया, क्यों लिया और कब तक लिया। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इस चलते ITC रिकन्सिलिएशन अगर आप अच्छे से कर रहे हैं तो नोटिस के 90% कंप्लेंसेस को ये अकेला खा जाता है। जी दोस्तों, ITC के 90% कंप्लेंसेस को खा जाता है। तो रिकन्साइल ITC को सबसे पहले कहाँ से करेंगे? 2A से करेंगे। 2A से कैसे करेंगे? अपने परचेज़ के सारे इन्वॉइसेस को ITC मोस्टली हम लोग अपने परचेज़ के गुड्स पे लेते हैं। तो मैं पिछले वाले फेज़ में आपको ये बताया कि आप अपने परचेज़ को ITC के 2A के साथ मैच 2A के भरोसे छोड़ सकते हैं। बहुत हद तक ITC मैच के लिए 2A के भरोसे आप छोड़ सकते हैं। तो सबसे पहले 2A के साथ अपने सारे अनक्लेम्ड और क्लेम्ड ITC को मैच करें। अपने सारे परचेज़ के ITC को मैच करें कि हमारे परचेज़ की ITC सप्लायर ने चढ़ाई है या नहीं चढ़ाई है। दूसरी कि हमने RCM पे कितना ITC पे किया और कितना ITC क्लेम किया। तीसरी कि ITC हमें इंपोर्ट से कितना जनरेट हुआ और सेज पे कितना जनरेट हुआ और हमने क्लेम कितना किया। इस तीनों का हमेशा बाइफर्केशन सीट बना के रखें दोस्तों, क्योंकि ये बाइफर्केशन सीट आपके एनुअल रिटर्न तक नहीं, आपके कंप्लायंसेस तक काम आनी है। दूसरी, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ई-वे बिल के साथ ITC रिकन्साइल करें। ये मैंने बहुत दूसरी तरीके की बात बोल दी, पर जी हाँ, ई-वे बिल के साथ भी रिकन्साइल करें, क्योंकि जो आपकी बिल्स थ्रेशोल्ड लिमिट के ऊपर है वो तो ई-वे बिल पे चढ़ी होगी ना। बाई चांस सप्लायर ने नहीं चढ़ाया पर उसने ई-वे बिल तो जनरेट किया। इसीलिए सबकी रिकन्सिलेशन करें, सबका एक बाइफर्केशन बनाएं जो आपको एनुअल रिटर्न तक और आपके कंप्लायंसेस तक काम आएगा। उसके बाद एक रिज़ल्ट आएगा। अगर आपने कम ITC लिया है तो उसे क्लेम करें, अगर एक्सेस ITC लिया है तो उसे रिवर्स करें, सेक्शन 50 के प्रोविज़न को ध्यान में रखते हुए। भाई साहब, सेक्शन 50 का जो प्रोविज़न है मुझे नहीं लगता है किसी एक्सपर्ट अकाउंटेंट को बताने की दरकार पड़ेगी, क्योंकि आधा इंडिया सेक्शन 50 को लेके पिछले 2 महीना तक सोया नहीं था जब तक हमारे फिनांस मिनिस्टर ने इसे वेव ऑफ नहीं कर दिया और इसके लिए एक जजमेंट नहीं लाया। इसीलिए प्लीज़ ITC के रिकन्सिलिएशन को बहुत ध्यान से करें। अपने सारे 2A के परचेजेस को, आपने जो परचेज़ पे ITC लिया है उसको, आपने जो एक्सपेंसेस पे ITC लिया है उसको, आपने जो RCM पे लिया है उसका एक कंप्लीट बाइफर्केशन बनाएं, क्योंकि ये हो गया तो कुछ बचा ही नहीं। चौथा हमारा जो टॉपिक है वो ITC क्लेम्ड ऑन एक्सपेंसेस और कैपिटल एसेट्स। भाई साहब, ये बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक है GST का, पर इसे मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ आप लोगों को। देखिए, ये जो एप्लीकेबल भी होता है ना, ये सिर्फ बिजनेस पर्पसेस के लिए ही एप्लीकेबल होता है। तो हम लोग सभी उस ITC का रिकन्सिलिएशन बनाएं जो कि हमने एक्सपेंसेस पे लिया है, ओनली फॉर आवर बिजनेस पर्पसेस। हमने अपने बिजनेस पर्पसेस के लिए जिस भी एक्सपेंस पे ITC क्लेम किया है, जिस भी कैपिटल एसेट्स पे ITC क्लेम किया है, जो कि सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 के अंदर में कवर नहीं होता है, उसका एक रिकन्सिलिएशन सीट बनाएं। क्योंकि अगर हमने ITC क्लेम कर लिया उस पर्पस के लिए भी जो हमारे बिज़नेस में कवर नहीं होता है, तो हमें वो डिसअलाउ हो जाएगा। डिपार्टमेंट उसे ब्लॉक क्रेडिट के व्यू में ट्रीट करेगी। इसलिए अगर उस टाइप का कोई भी ITC हम अपने बिज़नेस में ले रहे हैं तो वो हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं है। वो हमारे बिज़नेस के ट्रांजैक्शंस पे, बिज़नेस पे आपको एक क्वेश्चन मार्क क्रिएट कर सकता है, परेशानी बढ़ा सकता है। इसलिए अगर आपने लिया है एक्सेस तो उसे रिफ़ंड करें, रिवर्स करें विथ इंटरेस्ट। जहाँ भी मैं रिवर्स का बात करता हूँ, सेक्शन 50 के प्रोविजंस को ध्यान में रखते हुए बात करता हूँ। अगर आपने कम क्लेम किया है, अगर आपने वैसा किसी भी तरीके का ITC क्लेम किया है तो प्लीज़ उसे रिवर्स कर दें, क्योंकि वो आपके लिए एलिजिबल ITC हो ही नहीं सकता है। अगर वो
बिजनेस पर्पस के लिए यूज़ ना किया गया हो। सेक्शन 17(5) में बहुत सारी अमेंडमेंट्स आई है। सेक्शन 17(5) को उलट के रख दिया है डिपार्टमेंट ने। अगर इसीलिए मैं आप लोगों को ये पॉइंट बता रहा हूँ कि अगर आपने इस तरह की कोई गलती की है तो प्लीज़ उसे मार्च 3B के रिटर्न में सही करें, क्योंकि मार्च 3B के रिटर्न में अगर आप सही कर लेते हैं तो एनुअल रिटर्न तक आपको परेशानी नहीं आनी है। अब हम लोग 5वें टॉपिक पे बात कर रहे हैं। सेल्स पे हमने बात कर ली, परचेस पे बात कर ली, ITC पे बात कर ली, एक्सपेंसेस पे बात कर ली। अब हम कोशिश करें हमारे बैलेंस शीट को फाइनलाइज करने के लिए। बैलेंस शीट फाइनलाइज सर जी हाँ दोस्तों, बैलेंस शीट फाइनलाइज और GSTR 9 और 9C तक फाइनलाइज कर डालो मार्च रिटर्न फाइल करने से पहले। सर ये क्या बोल रहे हैं आप? भाई साहब मैं सही बता रहा हूँ, क्योंकि अगर आप 9 और 9C फाइनलाइज कर लेते हैं मार्च रिटर्न से पहले तो आप तो अपनी लायबिलिटी से यहीं पे मुक्त हो जाओगे। 9 का एक्सेल सीट आपके पास अवेलेबल है। 9 में आपने 17-18 की 9 भर चुके हैं, 9C 17-18 की भर चुके हैं, सारे कॉम्प्लायंसेस को फेस कर चुके हैं, क्या क्या एरर्स आती है आपसे कुछ छुपा नहीं है। तो क्यों ना कल करे सो आज कर, आज करे सो अभी। हम अभी अपनी सारी लायबिलिटी से हो जाते हैं मुक्त, करते हैं अपने बैलेंस शीट को फाइनलाइज और अपने 9 को फाइनलाइज। क्या करना है फाइनलाइज करने से पहले? अपने कैश बुक को ध्यान में रखें कि हमने कितना कैश डिपॉजिट किया, कितना सेल्स दिखाया। अपने सारे जनरल लेजर्स को मेंटेन करें कि हमारा लेजर्स माइनस में नहीं जा रहा है ना, अगर माइनस में जा रहा है तो उसका प्रॉपर रिकन्सिलिएशन बनाएं। उसके बाद हमारे एनुअल रिटर्न को फाइल करने की कोशिश करें। इट मीन्स फाइल करने की कोशिश ना ही करें, उसे आप फाइनलाइज करने की कोशिश करें। फाइनलाइज करें हमारे एनुअल रिटर्न को। अगर हम एनुअल रिटर्न फाइनलाइज करेंगे तो ये हमारा रीचेक हो जाएगा, इसे क्रॉस चेक कहेंगे और हमारी सारी लायबिलिटी ख़त्म। ये हमारा 5वां टॉपिक था। इस टॉपिक पे आप बहुत अच्छे से ध्यान दें, जो आपकी सारी GST के एरर्स को ख़त्म कर देंगे। हमने हमारे 5 टॉपिक पे बहुत अच्छे से बात किया कि सेल्स रिकन्सिलेशन करना है, परचेज रिकन्सिलेशन करना है, ITC रिकन्सिलेशन करना है, हमारे बैलेंस शीट को फाइनलाइज करें, तब हमारा कोई एरर आता है उसे मार्च के रिटर्न में सही करें। तो हमने 4 टॉपिक पे बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों ने बात की। तो इस 4 टॉपिक पे बात कर ली और अब क्या करना है, 6ठा टॉपिक जब 4 हम लोग बहुत सही से कर लिए तो एक मोर टॉपिक बचता है। हम सारे चीज़ों का एक रिकन्सिलिएशन रिकॉर्ड बनाएं, सारे चीज़ों का एक बाइफरकेटेड रिकॉर्ड बनाएं और उसे सेपरेटली रखें। उसके बाद मार्च का रिटर्न फाइल करें, क्योंकि हमने गलती तो सारी ढूंढ ली, हमने अपने सारे जो भी एरर्स है वो पता कर लिए, तो उसका एक बाइफरकेशन सीट बनाएं। ई-वे बिल का बाइफरकेशन करें, एक्सपोर्ट सेल्स अगर हमने किया उसका बाइफरकेशन करें, इंपोर्ट गुड्स जो हमने मंगाए हैं उसका बाइफरकेशन करें, RCM डाटा अगर हमने किसी पे पे करके क्लेम किया है उसका करें। ITC के लेजर का रिकन्सिलेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये रिकन्सिलेशन आपके 5 रिकन्सिलेशन के बाद ऑटोमेटिक हो जाने हैं बिना किसी एरर के। ये अगर 5 रिकन्सिलेशन है तो 90% कॉम्प्लायंसेस मैटर इज़ सॉल्व्ड। आपके GST की मार्च की रिटर्न बहुत सिंप्लीफाई हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद हमारा वीडियो लास्ट तक देखने के लिए। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और दूसरा, इस बात को ध्यान रखें, अगर 5 टॉपिक आपने अच्छे से कर लिए तो ये मैं चेयर बना रहा हूँ, इस पर आराम से बैठें और चैन के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।